हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्षितिज का चैप्टर नंबर 17 राजेश जोशी। ठीक है, राजेश जोशी के बारे में पहले हम पढ़ेंगे। काव्य खंड से है ये, उसके बाद हम काव्य पढ़ेंगे। तो पहले हम राजेश जोशी जी के बारे में जानते हैं। राजेश जोशी का जन्म सन 1946 में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ। उन्होंने शिक्षा पूरी करने के बाद पत्रकारिता शुरू की और कुछ सालों तक अध्यापन किया। राजेश जोशी ने कविताओं के अलावा कहानियाँ, नाटक, लेख और टिप्पणियाँ भी लिखीं। साथ ही उन्होंने कुछ नाट्य रूपांतर भी किए हैं। कुछ लघु फिल्मों में लिए पटकथा लेख का कार्य भी किया। उन्होंने भर्तृहरि की कविताओं की अनुरचना भूमिका कल्पतरु, यह भी एक मायाकोव्स्की की कविता का अनुभव पतलून पहिना बादल नाम से किया है। ठीक है, इन्होंने इस नाम से पतलून पहिना बादल नाम से मायाकोव्स्की की कविता का अनुवाद किया है। मायाकोव्स्की का कविता का अनुवाद किया है। राजेश जोशी का जन्म 1946 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ था। उन्होंने शिक्षा पूरा करने के बाद पत्रकारिता शुरू की थी। फिर कुछ सालों तक अध्यापक भी रहे थे वो। राजेश जोशी कविता, कहानी, नाटक, लेख, टिप्पणियाँ भी लिखी हैं। फिर उन्होंने मायाकोव्स्की की कविता का अनुवाद अपने तरीके से किया था, जिसका नाम था पतलून पहिना बादल नाम से किया है। कई भारतीय भाषाओं के साथ साथ अंग्रेज़ी, रूसी और जर्मनी में भी राजेश जी की कविताओं के अनुवाद प्रकाशित हुए हैं। मतलब राजेश जी की कविताएं किन किन शब्दों में है? अंग्रेज़ी, रूसी और जर्मनी में भी राजेश जी की कविताओं का अनुवाद हुआ है। राजेश जोशी के प्रमुख काव्य संग्रह हैं एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी और दो पंक्तियों के बीच। यह उनके बहुत अच्छे प्रमुख काव्य हैं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्होंने कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं? उन्हें माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राजेश जोशी की कविताएं गहरे सामाजिक अभिप्राय वाली होती हैं। वह जीवन के संकट में भी गहरी आस्था को उभारती है। उनकी कविताओं में स्थानीय बोली बानी, मिजाज और मौसम सभी कुछ व्याप्त है। उनके काव्यलोक में आत्मीयता और लयात्मकता से है तथा मनुष्यता को बचाए रखने का एक निरंतर संघर्ष भी। दुनिया के नष्ट होने का खतरा राजेश जोशी को जितना प्रबल दिखाई देता है, उतना ही वह जीवन की संभावनाओं की खोज के लिए बेचैन दिखाई देते हैं। अब हम कविता के बारे में पढ़ते हैं। कविता के बारे में यहाँ क्या लिखा है? प्रस्तुत कविता में बच्चों से बचपन की छीन लिए जाने की पीड़ा व्यक्त हुई है। कवि ने उस सामाजिक आर्थिक विडंबना की ओर इशारा किया है जिसमें कुछ बच्चे खेल, शिक्षा और जीवन की उमंग से वंचित हैं। तो आगे हम कविता में इसी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। कविता का नाम क्या है? बच्चे काम पर जा रहे हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं।
कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। अब ये बात सुबह सुबह की है। कोहरे, कोहरा मतलब क्या होता है? धुंध। सुबह कोहरा होता है ना ठंडियों में। धुंध, धुंध मतलब कोहरा से ढकी सड़क, मतलब सड़कों पर जो कोहरा पूरा दिखता है उससे तो इधर उधर कुछ नहीं दिखता है। पर बच्चे काम पर, उस समय बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है ये। मतलब अभी उनका जो समय चल रहा है, इस समय का सबसे भयानक पंक्ति है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए, इसे सवाल की तरह। अब यहाँ पर है, बात तो भयानक है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, है ना, पर यहाँ पर हम इसको विवरण मतलब व्याख्या, विवरण मतलब होता है किसी चीज़ का व्याख्या करना, व्याख्या की तरह लिखा जाना। मतलब इसको हम किसी व्याख्या की तरह ना लिखें, लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह, इसे क्वेश्चन की तरह लिखा जाना चाहिए कि क्यों बच्चे सुबह सुबह काम पर जा रहे हैं। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे, है ना। ये जो क्वेश्चन है इसको हम नॉर्मल बात की तरह नहीं बता सकते या व्याख्या करके नहीं बता सकते। इस बात पर हमें क्वेश्चन करना चाहिए कि बच्चे क्यों सुबह सुबह काम पर जा रहे हैं। क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें, गेंदें मतलब बॉल। बोल रहे क्या अंतरिक्ष में सारी गेंदें गिर गई हैं? क्या दिमकों ने खा लिया है? क्या दिमकों ने खा लिया है? दिमको मतलब छोटे सफ़ेद कीड़े जो लकड़ी खाते हैं, ठीक है। दिमको मतलब होता है छोटे सफ़ेद कीड़े जो लकड़ी खाते हैं। ओके, तो क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? मतलब गेंदें जो है क्या गिर गई हैं? क्या दिमकों ने, छोटे छोटे सफ़ेद कीड़ों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? छोटे छोटे जो लकड़ी कीड़े हैं, किताबें खाती है, उसने क्या सारी रंग बिरंगी किताबों को क्या खा लिया है? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? जो बड़ी बड़ी काली पहाड़ है उसके नीचे क्या सारे खिलौने दब गए हैं? क्या किसी भूकंप में गड़ गए हैं सारे मदरसों की इमारतें? मदरसा मतलब विद्यालय। विद्यालय की इमारतें। क्या भूकंप होने से सारी जो मदरसे विद्यालय की जो दीवारें थी वो सारी ख़त्म हो गई हैं, नष्ट हो गई हैं? ये सब पूछ रहे हैं लेखक। क्या कवि ये सब बातें बोल रहे हैं। क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन ख़त्म हो गए हैं एकाएक? क्या एक एक करके सारे मैदान, जितने मैदान थे, जितने बगीचे थे और घरों के जो आंगन थे, सब क्या एक एक करके ख़त्म हो गए हैं? तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में?
अगर ये सब चीज़ ख़त्म ही हो गया है तो इस दुनिया में बचा ही क्या है। कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। अगर ऐसा सब होता, मतलब जो इमारत गिर जाती स्कूल की, विद्यालय की इमारत गिर जाती, कीड़े खा लेते किताबों को, तो ये सब कितना भयानक होता, है ना। कितना ख़राब होता, भयानक है, अभी भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन इससे भी ज़्यादा यह है कि है सारी चीज़ें हस्ब मामूल। हस्ब मामूल मतलब हमेशा की तरह सब कुछ है, और ये भी है, कुछ ख़राब नहीं हुआ है, हमेशा की तरह। पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं, पर फिर भी सब चीज़ है, सब कुछ, किसी चीज़ में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब चीज़ है, फिर भी हजारों बच्चे छोटी छोटी सड़कों पर काम पे जा रहे हैं। तो आज हमारा यही था कविता राजेश जोशी जी का। अगर आपको समझ में आया तो एक लाइक कीजिएगा, नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। अब तक देखने के लिए धन्यवाद, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।